क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपको बिना जोर डाले, बिना चिल्लाए, फिर भी अपनी बात मनवा लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शब्दों से नहीं बल्कि दिमाग से खेलते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अंधेरी दुनिया की जिसे कहा जाता है डार्क साइकोलॉजी। और ये कहानी सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं है, बल्कि खुद को बचाने की भी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा बुक में। आज हम जिस किताब का सार समझने वाले हैं उसका नाम है डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन, और इसके लेखक है विंसेंट मैकडैनियल। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे कुछ लोग चुपचाप धीरे धीरे हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारे फैसले, हमारी भावनाएं, हमारी कमजोरियां हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात, ये किताब आपको शिकार नहीं बल्कि जागरूक इंसान बनाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं दिखाता, कभी आपको सीधे आदेश नहीं देता, फिर भी आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ देता है। वो आपको धक्का नहीं देता, वो बस हालात ऐसे बना देता है कि आप खुद ही उसी दिशा में चल पड़े जहां वो आपको ले जाना चाहता है। आपको लगता है मैंने खुद फैसला लिया है, लेकिन सच ये होता है कि आपकी सोच की जमीन पहले ही तैयार कर दी गई थी। यही है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसानी दिमाग की गहरी समझ का इस्तेमाल, लेकिन भलाई के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए। यह मनोविज्ञान की वही ताकत है जो किसी को मजबूत बनाने की जगह उसे अपने फायदे के लिए झुकाने में इस्तेमाल की जाती है। यह दिमाग को समझने की कला है, लेकिन बिना नैतिकता के, बिना पारदर्शिता के, बिना सच्चाई के, और सबसे खतरनाक बात, बिना आपकी स्पष्ट सहमति के। सामान्य साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे बेहतर बन सकता है, कैसे अपने डर से बाहर निकल सकता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी अलग सवाल पूछती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसे किस बात से सबसे जल्दी डर लगता है? किस भावना से उसे नियंत्रित किया जा सकता है? उसकी कौन सी जरूरत उसे झुकने पर मजबूर कर सकती है? और जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तब शुरू होता है असली खेल। ये खेल जोर जबरदस्ती का नहीं होता, ये खेल सूक्ष्म संकेतों का होता है। नजर, शब्द, चुप्पी और भावनाओं का होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। डार्क साइकोलॉजी हमेशा डरावनी शक्ल में नहीं आती। ये अक्सर मीठे शब्दों में आती है, मुस्कान के साथ आती है, कंसर्न बनकर आती है, सलाह बनकर आती है, सुरक्षा का वादा बनकर आती है। और यही इसे खतरनाक बनाता है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सामने वाला आपका हित चाहता है। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपके हर फैसले पर सवाल उठाने लगता है, आपकी हर उपलब्धि में कमी निकालने लगता है, आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करने लगता है। और एक दिन आप खुद से पूछने लगते हैं, शायद सच में मुझसे गलती हो रही है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आपकी स्वतंत्र सोच कम हो रही है। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम है, टारगेट को एहसास मत होने दो कि वो टारगेट है। इसलिए मैनिपुलेटर पहले दोस्त बनता है, फिर सलाहकार बनता है, फिर मार्गदर्शक बनता है, फिर जरूरत बन जाता है, और अंत में नियंत्रण करने वाला। आपको उसकी आदत पड़ जाती है, आप उसकी स्वीकृति के बिना असहज महसूस करने लगते हैं, और यहीं से मानसिक निर्भरता शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, उन्हें कंट्रोल चाहिए, उन्हें महत्व चाहिए, या फिर सिर्फ अपना फायदा चाहिए। कुछ लोग ऐसा रिश्तों में करते हैं जहां प्रेम के नाम पर नियंत्रण होता है, कुछ दफ्तर में करते हैं जहां पद
और प्रमोशन के नाम पर दबाव होता है। कुछ व्यापार में करते हैं जहां लाभ के लिए भावनाएं इस्तेमाल की जाती है, और कुछ समाज में जहां भीड़ की मानसिकता को दिशा दी जाती है। जगह बदलती है लेकिन तरीका लगभग वही रहता है। डार्क साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है इंसान की 3 मूल कमजोरियां: डर, लालच और अपनापन। डर, अगर ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। डर इंसान को सोचने से पहले झुकना सिखा देता है। लालच, अगर ये किया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लालच भविष्य का सपना दिखाता है और वर्तमान की समझ छीन लेता है। और अपनापन, मैं तो तुम्हारा ही हूं। जब कोई अपनेपन का जाल बुनता है तो इंसान तर्क की जगह भावनाओं से निर्णय लेने लगता है। जब इन तीनों में से कोई एक बटन दब जाता है तो इंसान खुद ही अपने फैसले गिरवी रख देता है। उसे लगता है कि वो समझदारी कर रहा है, लेकिन असल में वो प्रतिक्रिया दे रहा होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक बॉस जो हमेशा कहता है, तुम सबसे भरोसेमंद कर्मचारी हो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। शुरुआत में आपको गर्व महसूस होता है, आप और मेहनत करते हैं, आप खुद को खास समझने लगते हैं। फिर वही बॉस कहता है, बस इस बार एक्स्ट्रा काम कर लो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर अगली बार और अगली बार। अब ये अनुरोध नहीं रह जाता, ये अपेक्षा बन जाता है। आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर है, भरोसा टूट जाएगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी, आप खास नहीं रहेंगे। यही डार्क साइकोलॉजी है। आपको बांध दिया गया है, आपकी अच्छाई से, आपकी पहचान से, आपकी जिम्मेदारी से। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, डार्क साइकोलॉजी तब काम करती है जब आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, जब आपको अपनी सीमाएं साफ नहीं पता होती, जब आप अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते। जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है, जिसे अपनी बाउंड्रीज पता होती है, जिसे ये समझ है कि कब रुकना है और कब सवाल करना है, उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। इसलिए ये किताब आपको मैनिपुलेटर नहीं बनाना चाहती, बल्कि अवेयर इंसान बनाना चाहती है। क्योंकि अंधेरे से लड़ने के लिए अंधेरा बनना जरूरी नहीं, उसे पहचानना जरूरी है। और जैसे ही आप पहचान लेते हैं, जैसे ही आप समझ लेते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है, वैसे ही आपकी स्वतंत्रता वापस आने लगती है। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी सोच की रक्षा करना सीख जाते हैं, उसी दिन से एक कोई भी आपके दिमाग पर आसानी से अधिकार नहीं जमा सकता। और यही पहचान, यही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैनिपुलेशन कभी सामने से हमला नहीं करता, ये तलवार लेकर नहीं आता, ये आवाज ऊंची नहीं करता, ये आपको डराकर नहीं झुकाता, ये पीछे से आता है, धीरे, शांत, मुस्कुराते हुए, और इतने आराम से कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फैसले अब पूरी तरह आपके नहीं रहे। मैनिपुलेशन का असली मतलब है किसी इंसान को उसकी मर्जी का एहसास दिलाते हुए अपनी मर्जी का काम करवा लेना। आपको लगता है कि आपने खुद निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय की दिशा, उसकी गति और उसका परिणाम किसी और ने पहले ही तय कर दिया होता है। यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। मैनिपुलेशन कभी अचानक शुरू नहीं होता, यह विश्वास से शुरू होता है। पहले कोई आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है, आपकी तकलीफ समझता है, आपके संघर्ष को स्वीकार करता है, आपके दर्द पर सहानुभूति दिखाता है। आपको महसूस होता है, आखिर कोई तो है जो मुझे समझता है। यहीं से पहला जाल बिछाया जाता है। जब भरोसा बन जाता है, तब मैनिपुलेटर आपके दिल तक पहुंच जाता है, और जब दिल तक पहुंच मिल जाए तो दिमाग तक पहुंच बनाना मुश्किल नहीं रहता। वो धीरे धीरे समझने लगता है आप किस बात से डरते हैं, किस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, किस शब्द से आप पिघल जाते हैं, और कौन सा घाव अभी तक पूरी तरह भरा नहीं है। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है भावनात्मक दबाव। जैसे ही आप भावुक होते हैं, आपका तर्क कमजोर पड़ने लगता है। जब भावनाएं तीव्र होती है,
तो विश्लेषण की क्षमता घट जाती है, और जहां तर्क कमजोर होता है वहीं मैनिपुलेशन मजबूत हो जाता है। अब कुछ आम तरीकों को गहराई से समझते हैं। पहला तरीका, एहसान का बोझ। कोई बार बार आपको याद दिलाता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, उस समय अगर मैं न होता तो। धीरे धीरे आपको लगने लगता है, अब मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। कृतज्ञता अच्छी भावना है, लेकिन जब उसे हथियार बना दिया जाए तो वही कृतज्ञता अपराध बोध में बदल जाती है, और अपराध बोध इंसान को झुका देता है। दूसरा तरीका, डर का बीज बोना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हालात बिगड़ सकते हैं, फिर मुझे मत कहना। डर कभी सीधे धमकी के रूप में नहीं आता, बस एक संकेत दिया जाता है। बाकी कहानी आपका दिमाग खुद बना लेता है, और इंसान अक्सर वास्तविक खतरे से ज्यादा कल्पना के खतरे से डरता है। तीसरा तरीका, तुलना और हीन भावना। देखो, बाकी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम ही हमेशा पीछे रह जाते हो। तुम्हें थोड़ा और समझदार होना चाहिए। ये शब्द सीधे आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है तो वो स्वीकृति पाने के लिए झुक जाता है। उसे लगता है शायद सच में मुझ में ही कमी है, और यहीं से नियंत्रण गहराता है। चौथा तरीका, धीरे धीरे सीमा तोड़ना। पहले छोटी सी बात, फिर थोड़ी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और एक दिन आप उस जगह खड़े होते हैं जहां आप पहले कभी पहुंचना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप मना नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पहले ही कई बार हाँ कहा होता है। हर छोटी हाँ आगे की बड़ी हाँ की तैयारी होती है। इसे मनोविज्ञान में धीरे धीरे प्रतिबद्धता बढ़ाना कहा जा सकता है। पहले एक छोटा एहसान, फिर नियमित अपेक्षा, और अंत में मजबूरी। पांचवा तरीका, भ्रम पैदा करना। कभी आपको अत्यधिक सराहना दी जाती है, कभी अचानक दूरी बना ली जाती है, कभी आपको खास महसूस कराया जाता है, और कभी आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस उतार चढ़ाव से आपका मन अस्थिर हो जाता है। आप स्थिरता पाने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं, और यही प्रयास आपको और गहरे जाल में ले जाता है। मैनिपुलेशन की सबसे डरावनी बात यह है, इसमें जबरदस्ती नहीं होती। कोई आपको मजबूर नहीं करता, आप खुद ही अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप अपने मन को समझाते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो करना ही चाहिए, शायद गलती मेरी ही है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और यही आत्मसंदेह मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, जब भी कोई इंसान आपको लगातार दोषी महसूस कराए, डर में रखे, आपके आत्मविश्वास को कम करे, या आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करे, तो रुक जाइए। स्थिति को दूरी से देखिए। सच्चा रिश्ता आपको हल्का महसूस कराता है, भारी नहीं। सच्चा मार्गदर्शन आपको स्वतंत्र बनाता है, निर्भर नहीं। सच्चा प्रेम आपको मजबूत करता है, कमजोर नहीं। मैनिपुलेशन आपको झुकाता है, अवेयरनेस आपको सीधा खड़ा करती है। और याद रखिए, जिस दिन आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लेते हैं, जिस दिन आप अपने फैसलों को शांत मन से परखना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन आप ये पूछने लगते हैं, क्या ये सच में मेरा निर्णय है, उसी दिन से मैनिपुलेशन का असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जागरूक इंसान को काबू में रखना आसान नहीं होता। चैप्टर 3, माइंड कंट्रोल की तकनीकें। अब कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है, क्योंकि यहां मैनिपुलेशन सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे आपके सोचने की क्षमता पर असर डालना शुरू कर देता है। यहीं से शुरू होता है असली खेल, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कोई आपको सम्मोहित कर रहा है या आपके दिमाग पर जादू कर रहा है। ये एक धीमी, सुनियोजित मानसिक प्रक्रिया है, जहां आपके सोचने का ढांचा ही बदल दिया जाता है। आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, किस बात पर प्रतिक्रिया देंगे, और किस बात को अनदेखा कर देंगे, ये सब धीरे धीरे तय होने लगता है। सबसे पहले समझिए, माइंड कंट्रोल कभी अचानक नहीं होता। ये एक आदत की तरह बनता है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा।
जैसे पानी की बूंद पत्थर पर गिरती रहे तो एक दिन पत्थर भी घिस जाता है। पहली और सबसे आम तकनीक है दोहराव। एक ही बात को बार बार दोहराना, इतनी बार दोहराना कि वो आपके अवचेतन में बैठ जाए। शुरुआत में आप विरोध करते हैं, फिर आप चुप रहते हैं, फिर आप सोचते हैं शायद इसमें कुछ सच्चाई हो, और एक दिन आप उसे सच मान लेते हैं। अगर किसी बच्चे से रोज कहा जाए तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तो एक दिन वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। यही दोहराव की शक्ति है, झूठ को विश्वास में बदल देने की शक्ति। दूसरी तकनीक है जानकारी को नियंत्रित करना। जब आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती, सिर्फ आधी कहानी सुनाई जाती है, तो आपका दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। आप वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, वही मानते हैं जो सुनाया जाता है। अगर किसी रिश्ते में, किसी संस्था में या किसी समूह में सवाल पूछना गलत माना जाए, तो समझ लीजिए वहां सोच को नियंत्रित किया जा रहा है। तीसरी तकनीक है अपराध बोध और शर्म का इस्तेमाल। जब आपको यह महसूस कराया जाए कि आपकी हर असहमति गलती है, आपका हर सवाल बदतमीजी है और आपकी हर स्वतंत्र सोच स्वार्थ है, तो धीरे धीरे आप खुद को रोकने लगते हैं। आप अपनी ही आवाज से डरने लगते हैं, और जब इंसान अपनी आवाज खो देता है तब माइंड कंट्रोल पूरा हो जाता है। चौथी तकनीक है चुप्पी की सजा। जब कोई अचानक संवाद बंद कर देता है, आपको अनदेखा करने लगता है, तो आपका दिमाग बेचैन हो जाता है। आप सोचते हैं शायद गलती मेरी है। ये चुप्पी एक मानसिक दबाव बनाती है। आप सच्चाई जानने के लिए नहीं, शांति पाने के लिए झुक जाते हैं। यही मानसिक नियंत्रण का सूक्ष्म रूप है। पांचवी तकनीक है भावनात्मक थकावट। लगातार आलोचना, लगातार अपेक्षाएं, लगातार तनाव। जब दिमाग थक जाता है तो वो प्रतिरोध करना छोड़ देता है। वो आसान रास्ता चुनता है। ठीक है, जैसा आप कहें। थका हुआ दिमाग सवाल नहीं करता, और बिना सवाल के स्वतंत्रता संभव नहीं। छठी और सबसे खतरनाक तकनीक है पहचान को बदल देना। जब किसी को बार बार एक लेबल दे दिया जाए, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम भावुक हो, तुम्हें समझ नहीं है, तो धीरे धीरे वो इंसान खुद को उसी नजर से देखने लगता है। वो अपनी असली पहचान भूल जाता है और वही बन जाता है जो उसे बताया गया है। माइंड कंट्रोल का अंतिम लक्ष्य यही होता है, आपको इतना भ्रमित कर देना कि आप खुद पर भरोसा करना छोड़ दें। जब आपको अपने ही विचारों पर शक होने लगे, जब आपको हर निर्णय के लिए किसी और की पुष्टि चाहिए हो, तो समझिए आपकी सोच स्वतंत्र नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है, माइंड कंट्रोल स्थायी नहीं होता। जैसे ही आप रुककर सोचते हैं, जैसे ही आप पूछते हैं क्या ये सच में मेरा विचार है या ये मुझे सिखाया गया है, वहीं से नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। सवाल पूछना विद्रोह नहीं है, ये जागरूकता है। अपने विचारों को लिखिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझिए, अपनी भावनाओं का निरीक्षण कीजिए। जब आप खुद को देखने लगते हैं तो कोई और आपको दिशा नहीं दे सकता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जहां स्वतंत्र सोच को दबाया जाए, जहां डर को सामान्य बना दिया जाए, जहां असहमति को गलत कहा जाए, वहां माइंड कंट्रोल काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, जैसे ही आप अपनी आवाज पहचानते हैं, वैसे ही बंधन टूटने लगते हैं। क्योंकि जो इंसान सोचता है, जो सवाल करता है और जो खुद पर भरोसा करता है, उसे कोई भी हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता। चैप्टर 4, पावर, फियर और इन्फ्लुएंस। अब यहां कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डार्क साइकोलॉजी सबसे गहरा असर दिखाती है। क्योंकि पावर, फियर और इन्फ्लुएंस, ये तीनों मिलकर इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से झुका देते हैं, बिना हाथ लगाए, बिना आवाज उठाए, बिना किसी खुले संघर्ष के। और यही इसे खतरनाक बनाता है। पावर का मतलब हमेशा पैसा, पद या ताकत नहीं होता। असली पावर होती है दूसरे के दिमाग पर असर डालने की क्षमता। जिस इंसान के पास इन्फ्लुएंस है,
वो बिना आदेश दिए भी लोगों से काम करवा लेता है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ही उसकी बात को सही मान लेते हैं। इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बनता है। पहले आप किसी की बात सुनते हैं, फिर उसकी राय मानते हैं, फिर उसकी सलाह पर चलने लगते हैं, और एक दिन उसी की सोच को अपनी सोच समझने लगते हैं। आपको लगता है मैंने खुद फैसला लिया है, लेकिन उस फैसले की दिशा पहले ही तय की जा चुकी होती है। यही असली नियंत्रण है। अब फियर की बात करते हैं। डर इंसान का सबसे पुराना दुश्मन भी है और सबसे आसान हथियार भी। डर लगते ही दिमाग का तर्क कमजोर पड़ जाता है। हम सवाल करना बंद कर देते हैं और सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी में डर खुलकर नहीं दिखाया जाता। कोई सीधे ये नहीं कहता कि डरो। बस हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको असुरक्षित महसूस हो। और फिर एक वाक्य सुनाई देता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो कुछ गलत हो सकता है। कभी नौकरी जाने का डर, कभी रिश्ता टूटने का डर, कभी समाज में बदनामी का डर, कभी अकेले रह जाने का डर। डर का चेहरा बदलता रहता है, लेकिन असर एक ही रहता है। इंसान झुक जाता है। डर के माहौल में इंसान सही गलत नहीं सोचता, बस सुरक्षित रहना चाहता है। और मैनिपुलेटर इसी मनोस्थिति का फायदा उठाता है। अब एक और सच्चाई समझिए, पावर हमेशा डर से नहीं आती। कभी कभी वो सुरक्षा का मुखौटा पहन कर आती है। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में ये शब्द सुकून देते हैं, दिल को राहत देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द आपको निर्भर बना देते हैं। जब आप खुद पर कम और किसी और पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जब आप हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी एक इंसान की तरफ देखने लगते हैं, वहीं से इन्फ्लुएंस गहराई पकड़ लेता है। अब एक उदाहरण समझिए, एक नेता, एक गुरु या एक बॉस जो खुद को आपकी सुरक्षा और सफलता का प्रतीक बनाता है। वो पहले समस्या दिखाता है, फिर डर को बढ़ाता है, फिर कहता है कि स्थिति गंभीर है, और अंत में खुद को समाधान बताता है। धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यही पावर का पूरा चक्र है। डार्क साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस का एक बड़ा तरीका है अथॉरिटी दिखाना। जब कोई अपने अनुभव, अपने नाम, अपने पद या अपने आत्मविश्वास के जरिए खुद को बड़ा साबित करता है, तो लोग बिना जांच किए उसकी बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान स्वभाव से ही किसी मजबूत दिखने वाले व्यक्ति के पीछे चलना पसंद करता है। उसे दिशा चाहिए, और अथॉरिटी दिशा देने का भ्रम पैदा करती है। लेकिन सच्चाई यह है, हर अथॉरिटी सही नहीं होती, हर ऊंची आवाज सच्ची नहीं होती, और हर आदेश समझदारी भरा नहीं होता। इन्फ्लुएंस का एक और रूप है भीड़ का असर। जब आप देखते हैं कि सब लोग किसी को मान रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि शायद वही सही है। आप अकेले खड़े होने से डरते हैं, और यही डर आपको भीड़ के साथ बहा ले जाता है। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख यही है, डर के माहौल में लिए गए फैसले अक्सर हमारे अपने नहीं होते। और जो इन्फ्लुएंस आपको कमजोर महसूस कराए, आपकी सोच को छोटा करे, आपकी स्वतंत्रता कम करे, या आपको लगातार डर में रखे, वो कभी आपके भले के लिए नहीं हो सकता। असली पावर वो है जो आपको आत्मनिर्भर बनाए, जो आपको सोचने की आजादी दे, जो आपको सवाल पूछने का साहस दे। असली इन्फ्लुएंस वो है जो आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर लाए, ना कि आपको किसी पर निर्भर बना दे। और जिस दिन आप डर को पहचान लेंगे, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपका फैसला आपके मूल्यों से आ रहा है या किसी के दबाव से, उसी दिन से पावर का खेल कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि जागरूक इंसान को न डर आसानी से झुका सकता है, न इन्फ्लुएंस लंबे समय तक बांध सकता है, और न पावर उसे खरीद सकती है। जब दिमाग जागता है तो सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। चैप्टर 5, खुद को कैसे बचाएं। अब तक आपने समझ लिया है डार्क साइकोलॉजी क्या है, मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, माइंड कंट्रोल की तकनीकें किस तरह दिमाग को थका देती है,
और पावर, फियर, इन्फ्लुएंस कैसे धीरे धीरे इंसान को अंदर से झुका देते हैं। आपने ये भी देखा कि खेल कभी खुलकर नहीं खेला जाता। सब कुछ चुपचाप होता है, धीरे धीरे होता है और अक्सर तब तक चलता रहता है जब तक इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो फंस चुका है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल सामने खड़ा है, इन सब से खुद को बचाए कैसे? यही इस अध्याय का दिल है, यही इस पूरी किताब का उद्देश्य है। आपको डराना नहीं, आपको तैयार करना। सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार है जागरूकता। जागरूकता का मतलब सिर्फ जानकारी होना नहीं है। जागरूकता का मतलब है हर परिस्थिति को थोड़ी दूरी से देख पाना, अपनी भावनाओं को पहचान पाना और ये समझ पाना कि अभी जो हो रहा है वो स्वाभाविक है या किसी की रणनीति। जिस दिन आप ये समझने लगते हैं कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर तारीफ निस्वार्थ नहीं होती, हर डर असली नहीं होता और हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती, उसी दिन से आप सुरक्षित होना शुरू हो जाते हैं। मैनिपुलेटर अंधेरे में काम करता है, लेकिन जागरूकता रोशनी है। रोशनी में छिपना मुश्किल होता है और जो चीज दिखने लगती है उसका असर आधा हो जाता है। दूसरा सबसे जरूरी कदम है भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना। हम सब भावनात्मक इंसान हैं। डर, गुस्सा, प्यार, अपनापन, ये सब हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक छोटा सा विराम लीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर के कारण हाँ कह रहा हूं? क्या मैं अपराध बोध में आकर झुक रहा हूं? क्या मैं किसी को खो देने के डर से खुद को खो रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुरंत निर्णय मत लीजिए, रुक जाइए, सोचिए, क्योंकि सही फैसला कभी भी जल्दबाजी और दबाव में नहीं लिया जाता। तीसरा और बेहद जरूरी नियम है सीमाएं तय करना। हर इंसान को यह अधिकार नहीं कि वो आपकी जिंदगी में, आपके समय में, आपकी भावनाओं में या आपके निजी फैसलों में बिना अनुमति घुस जाए। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं खुद की कद्र करूंगा। जब आप साफ शब्दों में कहते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे सोचने का समय चाहिए, तो आप अपने दिमाग की रक्षा कर रहे होते हैं। जो इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो कभी आपका सम्मान नहीं करेगा, और जो आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे वो आपके भले के लिए नहीं हो सकता। चौथा कदम है ना कहना सीखना। बहुत से लोग मैनिपुलेशन में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना मुश्किल लगता है। उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, ना कहना किसी का अपमान नहीं, खुद की रक्षा है। हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, कई बार वो आपको इस्तेमाल होने लायक बना देता है। जिस दिन आप बिना डर के, बिना सफाई दिए, साफ शब्दों में ना कहना सीख लेते हैं, उसी दिन मैनिपुलेटर की ताकत आधी रह जाती है। पांचवा और सबसे गहरा कदम है खुद को जानना। आपकी कमजोरियां क्या है? आप किस बात से जल्दी भावुक हो जाते हैं? आपको किस बात का सबसे ज्यादा डर है? आपको किस तरह की तारीफ तुरंत पिघला देती है? जब आप खुद को जान लेते हैं तो कोई और आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन वही काम करता है जहां इंसान खुद से अनजान होता है। खुद को जानना एक यात्रा है। अपने विचारों को लिखिए, अपने डर को पहचानिए, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही कम कोई और आपको मोड़ पाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं, आपको निर्दयी बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सजग बनने की जरूरत है। अंधेरे से लड़ने के लिए अंधेरा नहीं बनना पड़ता, बस आंखें खोलनी पड़ती है। और याद रखिए, जिस इंसान का दिमाग उसके अपने नियंत्रण में है, जिसके फैसले उसके मूल्यों से आते हैं, जो डर और दबाव को पहचान लेता है, उसे कोई भी मैनिपुलेशन लंबे समय तक बांध नहीं सकता।
आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अब तक पूरी तरह जागरूक नहीं थे। अब आप जानते हैं, अब आप समझते हैं, और जो समझ जाता है वही सच में आजाद हो जाता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में स्वागत है। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना और बदलना चाहते हैं। अब हम इस किताब के सबसे असरदार हिस्से पर आते हैं, पावरफुल कोट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स। ऐसी पंक्तियां जो दिमाग को झकझोर देती है और ऐसे सबक जो जिंदगी में तुरंत काम आते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन द विक्टिम बिलीव्स दे आर इन कंट्रोल। इस पंक्ति का मतलब बहुत गहरा है। लेखक कहते हैं, मैनिपुलेशन तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब आपको लगता है कि फैसले आप ले रहे हैं, असल में दिशा कोई और तय कर रहा होता है। यही वजह है कि जागरूक रहना इतना जरूरी है। नंबर 2, फियर शट्स डाउन लॉजिक बिफोर यू इवन रियलाइज इट। डर लगते ही दिमाग सोचना बंद कर देता है। आप सही गलत नहीं देखते, बस खतरे से बचना चाहते हैं। मैनिपुलेटर इसी पल का इंतजार करता है। नंबर 3, रेपिटेशन कैन टर्न अ लाई इनटू अ बिलीफ। एक झूठ अगर बार बार बोला जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए आप क्या सुन रहे हैं और कितनी बार सुन रहे हैं। नंबर 4, पीपल डोंट कंट्रोल यू विद फोर्स, दे कंट्रोल यू विद इमोशंस। आज की दुनिया में कोई आपको जबरदस्ती नहीं झुकाता, आपकी भावनाएं ही आपकी जंजीर बन जाती है। डर, अपराध बोध या अपनापन। नंबर 5, द मोस्ट डेंजरस प्रिजन इज द वन यू डोंट नो यू आर इन। सबसे खतरनाक कैद वो होती है जिसे आप कैद समझते ही नहीं। जब आपकी सोच सीमित कर दी जाए और आपको एहसास भी ना हो, वही असली खतरा है। लेसन 1, अपने फैसलों पर रुककर सवाल करना सीखिए। हर बार तुरंत हाँ कहना समझदारी नहीं होती। एक पल रुकना आपको मैनिपुलेशन से बचा सकता है। लेसन 2, डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। जब डर महसूस हो तो फैसला बाद में लीजिए। लेसन 3, जो आपको लगातार दोषी महसूस कराए वो आपकी मदद नहीं कर रहा। सच्चा रिश्ता आपको हल्का महसूस कराता है, भारी नहीं। लेसन 4, सीमाएं बनाना सीखिए। हर इंसान को आपकी जिंदगी के हर हिस्से तक पहुंच का अधिकार नहीं। सीमाएं आपको कठोर नहीं, सुरक्षित बनाती है। लेसन 5, खुद को जानना सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपकी कमजोरियां, आपके डर और आपकी भावनाएं, जब ये आपको पता हो तो कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। याद रखिए, जानकारी ताकत है लेकिन जागरूकता आजादी है। और जो इंसान जागरूक हो आता है वो किसी भी डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचा सकता है। अब हम लोग इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब समय है पूरी किताब को एक गहरी सांस के साथ समझने का। डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन हमें ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को कंट्रोल से कैसे बचाया जाए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, दुनिया में हर लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां दिमाग के अंदर होती है। हमने सीखा कि कैसे मैनिपुलेशन धीरे धीरे भरोसे के नाम पर आता है, कैसे डर हमारे तर्क को कमजोर कर देता है, कैसे इन्फ्लुएंस हमारी सोच को आकार देता है, और कैसे माइंड कंट्रोल हमें बिना शोर के कैद कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ इस किताब ने हमें यह भी याद दिलाया कि इंसान कमजोर नहीं होता, बस कई बार जागरूक नहीं होता। जिस दिन आप सवाल करना सीख जाते हैं, जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं, और जिस दिन आप अपनी सीमाओं की कद्र करना सीख जाते हैं, उसी दिन से डार्क साइकोलॉजी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, जिस इंसान का दिमाग उसके अपने नियंत्रण में है, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये किताब हमें एक आखिरी सीख देकर जाती है, अंधेरे को हराने के लिए अंधेरा बनना जरूरी नहीं, बस रोशनी जलाना जरूरी है। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत आपको एक आजाद, सशक्त और समझदार इंसान बनाती है।
धन्यवाद। इस पूरे सफर में अल्फा बुक के साथ बने रहने के लिए।